टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए ये छठा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो ये वीडियो के जो बनाए जाते हैं उसका पीडीएफ जो है, यानी कि आप उसका पीडीएफ भी चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल भी टीएमसी नॉलेज के नाम से ही है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न आज के लिए। पहला प्रश्न है कि हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए आयोजित किया गया था? और इसका सही जवाब है कि दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया गया था। और ये जो आयोजन किया गया था, यानी कि देश का जो पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था जनवरी 2024 में और गोवा में आयोजित किया गया था। और यह मुख्य रूप से विकलांग यानी कि दिव्यांगजनों के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी इसका सही जवाब है। आप जानते हैं कि भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को प्रथम रमन इफेक्ट की खोज की थी और जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? यानी कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है यानी कि होमो सेप एटम है। और देश भर में मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमो सेप एटम बनाया गया है। और आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमो सेप एटम को बनाया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2023 में को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि लेबनान को हराया था। और जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम जो है लेबनान को हरा करके इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता था। सितंबर 2023 को भूटान के थिम्पू यानी जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय अंडर 16 फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराया था। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है लेबनान को हरा करके जीता था। और नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर पहले ही आपको ये बताना है कि किस तारीख को यानी कि किस तिथि को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है कि भारत जो है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। और इसका सही जवाब है कि 23 अगस्त 2023 को काफ़ी यादगार दिन था जब भारत ने चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया और इसके साथ ही भारत जो है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश रूस, अमेरिका और चीन हैं और भारत चौथा देश बन गया। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से काला जार को ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये 26वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है 2023 तक ये लक्ष्य था। 2023 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था काला जार को ख़त्म करने के लिए पूरे देश से। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भारत के प्रज्ञानंद को हरा करके यह खिताब जीता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान कौन सा है? विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान प्रथम आता है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के घटते क्रम में जो देश हैं भारत हैं, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया और पाकिस्तान है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का आप जानते हैं कि 17.5% जो कुल जनसंख्या का 17.5% भाग जो है कि निवास करता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में यानी कि 2023 का यह आंकड़ा है कि भारत की आबादी जो है कि 142 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है, जबकि चाइना की जो जनसंख्या है वो 142 है। मगर यहाँ भारत का जो जनसंख्या का जो रेशियो निकला है 142.86, जबकि चाइना का इससे कुछ कम है, यानी कि चाइना का है 142.57 करोड़। तो इस तरीके से भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया, इसके पहले चाइना था। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है, यानी कि निगार शाहजी को बनाया गया था। यानी कि निगार शाहजी जो है कि इस परियोजना के इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक थे। आदित्य L1 मिशन परियोजना का उद्देश्य है कि आदित्य L1 सूर्य के प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर
और उत्सर्जन, सौर तूफानों और सौर प्रज्वल तथा उसका अध्ययन करेगा और पूरे समय सूर्य की जो है कि इमेजिंग करता रहेगा। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है गरीबी को दूर करने के लिए। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जीविका योजना शुरू की गई है। जीविका जो है कि बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना यानी कि विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य है यानी कि स्व प्रबंधित सामुदायिक संस्थान बना करके और अस्थायी आजीविका के माध्यम से आय में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है और इसके माध्यम से विशेष करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। 2006-07 में यानी कि 2006-07 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2006-07 में बिहार सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया था। तो जीविका जो है कि बिहार से गरीबी को कम करने के लिए शुरू किया गया है। ऐसे मनरेगा जो था ये केंद्र सरकार की योजना थी, वो बिहार सरकार की नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। यहाँ से अब साइंस के प्रश्न है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है और इसका सही जवाब है वेबर जो है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। और वैसे इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके विषय में आपको थोड़ा जानना चाहिए। जैसे फैराड जो है कि वो विद्युत धारिता की है। ये फैराड जो है वो विद्युत धारिता की इकाई है। और इसमें जो पास्कल हैं, आप जानते हैं कि पास्कल दाब की इकाई है। टेस्ला जो है ये टेस्ला चुंबकीय इंडक्शन का यानी कि चुंबकीय प्रेरणा का है जो है कि वो मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश अपवर्तन का कारण बनता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी में है। यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। और आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन आता है यानी कि उसकी दिशा बदल जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन का कारण है। अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि अपवर्तन जो होता है वो डिस्पर्सन यानी कि विक्षेपण का कारण होता है। और आप जानते हैं कि जब किसी प्रिज्म से होकर के जब श्वेत प्रकाश की किरण को जब यहाँ से ये प्रिज्म से होकर के ये गुजरता है तो यहाँ पे 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बन जाती है यहाँ से ऐसे। और इसी स्पेक्ट्रम को बर्न विक्षेपण भी कहा जाता है यानी कि प्रकाश जो है कि अपने 7 रंगों में बंट जाता है। इसके बाद के प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि अपवर्तन जो है विक्षेपण का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी। ये अगला प्रश्न है। देखिए, जब एक प्रकाश तरंग जो है कि वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि प्रकाश तरंग का एक भाग वायु में परावर्तित हो जाता है और इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि ये घट जाएगा। जब प्रकाश तरंगें वायु से कांच में जाती है तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। ठीक है। इसके बाद के प्रश्न है यहाँ से कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल ये बताना है कि इसमें शून्य हो जाएगा या वस्तु के वजन से अधिक हो जाएगा या फिर वस्तु के वजन से कम होगा या बराबर होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं। सही जवाब है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से कम होता है। और आप उत्प्लावन बल के माध्यम से ही आप जानते हैं कि कोई वस्तु पानी में तैरती है क्योंकि द्रव जो है यानी कि जो पानी के द्वारा भी उस वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगाया जाता है जिसके माध्यम से वो तैरने लगती है। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं। सही जवाब इसका है वस्तु के वजन से कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम पानी की किस अगला प्रश्न है कि कैल्शियम जो है पानी की किस विशेषता में योगदान देता है और इसका सही जवाब आप सुन लीजिए कि कठोरता जो है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होती हैं। तो इसमें यानी कि जो कठोरता है कैल्शियम पानी की किस कठोर विशेषता में योगदान देता है तो कठोरता में जो है कि अपना योगदान देता है यानी कि कैल्शियम जो है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है और आप इसका जवाब देख सकते हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि जो स्थानिक है यानी कि स्थानिक पर्यावरण के मूल संघटकों में शामिल नहीं किया गया स्थानिक को। और इस तरीके से इसका सही जवाब है यानी कि जो ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। बाकी आप जानते हैं कि जो ये पर्यावरण के जो घटक है यानी कि उसमें जैविक अजैविक और जैविक दोनों घटकों को शामिल उसमें किया गया है क्योंकि अजैविक घटक में
जैसे कि मृदा है, वो ये जलवायु सब आते हैं। जैविक घटकों में वैसे आते हैं जो जीवधारी हैं, और या फिर पेड़ पौधे जो वनस्पतियाँ हैं वो जैविक घटक में आती हैं। इसके बाद के प्रश्न है यहाँ से कि एथेनॉल यहाँ से बताना है कि किसके दौरान जो है कि निर्मित होता है। और इसमें देख सकते हैं कि एथेनॉल खमीरों में यानी कि अनाक्षी श्वसन क्रिया के दौरान निर्मित होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि खमीरों में अनाक्षी श्वसन क्रिया के दौरान एथेनॉल का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षार का रंग कैसा होता है। क्षार का रंग जो है कि फिनाल्फ्थैलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। तो इसमें यहाँ जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ये फिनाल्फ्थैलीन के साथ इसमें आपको बताना है। तो ये कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का सूचक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार की पहचान हम इसी माध्यम से करते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो सूचक होता है उस पर हम उसको डाल करके, यानी कि उसमें जो कलर में यानी कि रंग में जो परिवर्तन होता है उस आधार पे हम क्षार और अम्ल की पहचान करते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है। गर्म करने पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या नहीं देता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं देता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जानते हैं कि ये जो है कि खाने वाला सोडा को कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये खाने वाला सोडा है, और इसके माध्यम से केक बनाया जाता है, और आटा गूंथते समय किडबिट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि बालों को धोने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है। सरल प्रसार के द्वारा कौन अवशोषित नहीं होता है, और इसका सही जवाब है कि सोडियम आयन जो होता है वो सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होता है। इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए में है। ऑप्शन सी है। आहार नाल की सबसे आम बीमारी क्या है। आहार नाल की सबसे आम बीमारी क्या है, आप देख सकते हैं इसमें आहार नाल में भी कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आहार नाल की सबसे जो आम बीमारी है, यानी कि उसमें सूजन हो जाता है, और वो बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होने से ये आम बीमारी हो जाती है, यानी कि उसमें सूजन आ जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और इसके बाद के प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसका सही जवाब है कि प्रोटीन संश्लेषण में जो अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि आँख की मध्य परत को क्या कहते हैं। आँख का जो मध्य परत होता है उसको कोराइड कहते हैं, और आप जानते हैं कि नेत्रगोलक जो होता है वो 3 परतों से घिरा होता है, और सबसे बाहरी पटल को हम श्वेत पटल कहते हैं, मध्य को कोराइड कहते हैं, और सबसे भीतरी भाग जो होता है वो रेटिना होता है, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। और उसी रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना उससे हमारा सीधा उसे करके देखता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है, और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए, यानी कि प्रोलैक्टिन जो है ये स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में निर्मित और स्रावित होता है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से है 46 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक या कौन सा जो रसायन है या जो गैस है, रासायनिक गैस या कौन सा रसायन है या कौन सा गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये आपने पढ़ा होगा, जिसको हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उसमें बहुत सी ये कोई एक गैस नहीं है, उसके लिए बहुत सी गैसें जिम्मेवार होती हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, और उसी के माध्यम से इसे पृथ्वी का जो आजकल तापमान बढ़ रहा है तो उसके लिए यही जो है कि कारण है। तो इसके लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेवार होती हैं, तो उसमें देखिएगा CO2 है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है, यहाँ तक उसमें जलवाष्प भी आते हैं, तो मिथेन, ये सब उसमें आती हैं। तो इस तरीके से, हालांकि इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 46 है, ये देखिए इसमें जलवाष्प CO2 और CFC यानी कि और CH4 ये बोले ना, ये जो है कि मिथेन जो गैस है CH4, CO2, CFC यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और जलवाष्प, ये सभी जो हैं ये
ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार होती हैं। इस तरीके से इसमें एक से अधिक इसका सही जवाब है, यानी कि एक से अधिक जवाब इसके लिए सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन का क्या नाम है। प्लास्टिक कचरे से जो प्राप्त ईंधन होता है उसको हरा ईंधन कहते हैं, यानी कि इस ऑप्शन सी में सही जवाब दिया हुआ है। इसका 48वां प्रश्न है कि उस आरेख को क्या कहा जाता है जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ से देख लीजिएगा प्रश्न कुछ कट रहा है शायद, तो किस प्रकार एक दूसरे से अधिक जटिल आहार संबंध में जुड़ती हैं, ये बताना है। तो उस आरेख को क्या कहा जाता है, और इसका सही जवाब है उसको फूड वेब कहा जाता है, जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखलाएँ किस प्रकार एक दूसरे से अधिक जटिल आहार के संबंध से जुड़ती हैं। तो सही जवाब ऑप्शन ए में है, फूड वेब कहा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादकों शाकाहारी और मांसाहारियों की संख्या को उनके क्रमिक पोषी स्तर पर दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो संख्याओं का जो पिरामिड होता है, एक खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या, जिसे एक पिरामिड में ग्राफिक रूप से दर्शाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से इस प्रश्न के लिए सही जवाब उसमें से कोई नहीं है, यानी कि इसमें से किसी भी ग्राफ के द्वारा इस चीज़ को, यानी कि उत्पादकों शाकाहारी और मांसाहारियों की संख्या को उसमें क्रमिक पोषी स्तर पर नहीं दर्शाया जा सकता है, यानी कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसके दर्शाने के लिए संख्या पिरामिड होना चाहिए। और इसके बाद का प्रश्न है कि जीव मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश और बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है। और इसका सही जवाब है कि जैवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा और पदार्थों के निवेश और बहिर्गमन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका संचालन होता है, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और इसके बाद के प्रश्न है कि किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी थी। सही जवाब आप जानते होंगे, दिल्ली चलो का नारा काफ़ी फेमस है, और इसमें सही जवाब है कि क्योंकि सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के बुलावे पर यूरोप में आकर के आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे, यानी कि 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला था और उसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो, जय हिंद, जय भारत, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब जो है किनारे सुभाष चंद्र बोस के हैं। 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना भी की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और आप उनके विषय में एक भी बात जान सकते हैं कि हालांकि सुभाष चंद्र बोस का इसमें नाम नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है कि सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो है कि हिटलर ने दिया था। ये सब बातें उसके संबंध में हैं। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से है कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा था। ये प्रश्न कई बार, और इसका सही जवाब क्या है आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति जो है, 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था, यानी कि बी डी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। बी डी सावरकर ने 1909 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में बी डी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा था। आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था, और 10 मई 1857 को ये मेरठ की छावनी से प्रारंभ हुआ था, और इसमें मंगल पांडे ने इसमें पहली गोली चलाई थी और अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों की मार करके हत्या कर दी थी। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से है कि भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब आपको बताना है, और सही जवाब इसका है, यानी कि भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इसमें एक से अधिक जो है कि व्यवस्थाएं उसने लागू की थी, जिसमें आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी, अस्थाई बंदोबस्त था। तो इस तरीके से ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं कि यहाँ पे ये भू राजस्व संग्रहण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। ये बताना है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और ये सच है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत में सभी जो लोग थे एक तरीके से सक्रिय हुए, और अपने उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी उसके विरोध में चलाया गया था। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन भी कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने ये बात कहा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई,
और बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विजयी अभियान भी प्रारंभ हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, और उस विभाजन के बाद से भारत में लोग जो है कि वास्तविक रूप में यानी कि जागरूक हुए और अपने स्वदेश को बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, ये देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। देखिएगा कि इसमें से कोई एक नाम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 9 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो जब ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अधिकांश जो महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे उनको तो गिरफ्तार कर दिया गया था। उस समय कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई थी। उस स्थिति में कांग्रेस आ गई थी कि उसका नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं था। इस परिस्थिति में समाजवादी नेताओं और कुछ महिलाओं ने भूमिगत होकर के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। और इसमें भूमिगत रह करके कार्य करने वालों में नाम आता है जैसे कि जयप्रकाश नारायण, ये भी थे। उसके बाद से राम मनोहर लोहिया है, श्री कृष्ण, ये जो है कि इसके साथ साथ उषा मेहता का भी इसमें नाम आता है। तो इस तरीके से इसमें एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि उषा मेहता ने भी इसके लिए काम किया था। और आप जानते हैं कि उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत भी की थी। तो सही जवाब यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन, यानी कि इसमें भी एक से अधिक इसका प्रश्न सही जवाब होगा। यानी कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी जिससे संबंधित जो लोग थे, यानी कि सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन और ये यमुना कारजी थे। और ये जो है कि मुख्य रूप से किसानों की आवाज़ थी। ये एक जो पत्रिका थी हुंकार, जिसमें किसानों के मुद्दों को और उसके समस्याओं को उठाया जाता था। तो राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद सरस्वती और ये यमुना कारजी, इसमें 3 आदमी का नाम सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। निम्नलिखित युग में इस बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं एक तरफ कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उनके लेखकों के नाम हैं, तो इसमें से पुस्तक सुमेलित कौन नहीं है आप देख सकते हैं। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, ये इस बात सही है। यंग स्पेक्टेटर, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित दिखलाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि और ये जो है यानी कि इसमें से सुमेलित नहीं है, ये चुनना है आपको। अब देखिए यहाँ पे यंग इंडिया ये सुमेलित है, ये यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। इंडियन स्पेक्टेटर जो है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं है, ये एक जो है कि साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका लेखक थे यानी कि बेहराम जी थे, बेहराम जी मालाबारी थे, जो कि यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया गया है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि ये जो पुस्तक है डी बसु द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी जो है कि सुमेलित नहीं है। और इसमें एक और ऑप्शन है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है कि द लीडर पंडित मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और द लीडर जो है, आपने देखा कि 2 ऑप्शन जो है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं थे, यानी कि एक से अधिक इसका भी सही जवाब था, एक से अधिक इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे। और इसका सही जवाब है कि राजा राममोहन राय ने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया था जो सती के जलाने के पक्षधर थे। राजा राममोहन राय की भाभी जो है उनकी अलका मंजरी थी और जिसे जबरन सती होना पड़ा था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने का कृत संकल्प किया था और उसमें राजा राममोहन राय के प्रयास से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, यानी कि उसको समाप्त किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है, और इसका सही जवाब है कि ये राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है। और ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1978 में हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया था। इसके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकसित विकास में अनुकूल नहीं है या जिसमें विकास को महत्व नहीं दिया जाता है, यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर लगभग 3.5% के निकट बनी हुई है। यानी कि ये जो हिंदू वृद्धि दर जो किया गया था वो राष्ट्रीय वृद्धि दर से राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। और इसका सही जवाब है जापान, जो है इसका सही जवाब है, यानी कि जापान एक ऐसा देश है जो भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित भी है और सबसे बड़ा देश है।
तो इसके बाद के प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से अब हैं, आप देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लिया जाए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था और 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है, और इसका सही जवाब है कि यहाँ पर भी जो है कि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि इसमें भी एक से अधिक जो है कि सही जवाब है इसके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे अंतर्भेदी आग्नेय शैल की बात हो रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ इसमें एक से अधिक ये जो है कि जवाब सही है, यानी कि अंतर्भेदी जो आग्नेय शैल रचना है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें उसके अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें लैकोलिथ, बैथोलिथ और ये डाइक, ये सभी उसमें आते हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये ज्वार नदमुख में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भारत में नदी घाटी के मुहाने क्षेत्र और दलदली नमकीन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति का जो रिपोर्ट जो जारी हुआ था 2021 में, उसके अनुसार भारत में कुल 4,992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन का आवरण जो है कि है, और ये कुल देश के भौगोलिक कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत था? तो 0.15% था। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सही जवाब इसका है, यानी कि ज्वार नदमुख में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन इसमें से सही है, आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ कथन दिए गए हैं पृथ्वी के संरचना को लेकर के, तो उसमें से देखिएगा, पृथ्वी की 3 परतें भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड हैं। उसके बाद से जो है कि पृथ्वी का जो बाहरी परत और ये ठोस अवस्था में है, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक से अधिक इसमें से ये पृथ्वी का आंतरिक कोर को निकेल से बना हुआ है, पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है और पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। पृथ्वी के बाहरी भाग में सियाल की बहुलता है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक ये जो जवाब है वो यहाँ पे ऑप्शन जो सही दिए गए हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल कदम पेड़ की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से कदम इसके लिए सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से है कि भारत में खनिज तेल यानी कि जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसका अवस्थिति का सही युग्म कौन सा है, ये बताना है। और इसमें से देखना है कि जो लुजन जो क्षेत्र है बड़ोदरा यानी कि इससे 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, यानी कि जो गुजरात में है। इसके बाद है कि केजी बेसिन जो है, केजी बेसिन ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र है और कृष्णा गोदावरी बेसिन में है और आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे देखिएगा ये दिया हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे दे रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी नदियों के घाटियों के बीच में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी सही है। सुरमा घाटी की बात करें तो सुरमा घाटी पेट्रोलियम उत्पाद के क्षेत्र असम में पाए जाते हैं, और बम्बे हाई ये तो महाराष्ट्र में है, बम्बे हाई का जो क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन इसमें से सही दिए गए हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें से सही जो युग्म है, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है, यानी कि इस तरीके से इसमें 3 ऑप्शन जो है कि सही दिए गए हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट इसका प्रश्न यहाँ से है कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, ये बताना है। और ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए कि क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद से समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और फिर बहिर्मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील का जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले जो है कि प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि चाउ एन लाई के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। सही जवाब भारत और चीन होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो ये संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? और इसका सही जवाब है कि राष्ट्रपति जो है कि पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ से है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है बताना है, और यह कथन जो है कि वो रूसो का है। इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था, जिसमें आपका
ये समाजवादी भी था, धर्मनिरपेक्षता भी था। और इसमें तो इस तरीके से ये यहाँ पे पूछा है कि समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे, तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें 42वां संशोधन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, और सही जवाब है यानी कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 के अधीन प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 सही जवाब है इसके लिए। और इसके बाद का प्रश्न है कि इसमें से गलत बयान कौन सा है, ये आपको देखना है। गलत बयान पूछा है यहाँ पे कि इसमें से गलत कथन कौन सा है, और इसका सही जवाब है यानी कि इसमें गलत कथन जो दिया गया है, यानी कि ये कथन गलत है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये गलत कथन है। बाकी सब जो है कि वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है और आखिरी प्रश्न आज के लिए कि किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य के विधानसभा में आप जानते हैं कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, और उसमें न्यूनतम जो संख्या है वो 60 हो सकती है। इसके अपवाद भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अनुच्छेद 171 के अंतर्गत राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या भी ये संबंधित विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम जो है कि 40 निर्धारित किया गया है। यानी कि सबसे अधिक जो है कि सदस्य संख्या है बिहार में, ये उत्तर प्रदेश में है, 403 है। तो सही जवाब इसका है यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि अधिकतम पूछा है तो 500 सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये छठा प्रैक्टिस सेट था सामान्य अध्ययन के लिए, बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए। इसके बाद के जो 5 प्रैक्टिस सेट और बच रहे हैं सामान्य अध्ययन के, उसको जल्द किया जाएगा, और उसके बाद से डीएलएड के जो विषय के प्रश्न हैं वो भी आसानी से कर दिया जाएगा।